हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना कटिंग टूल्स। तो मशीनिंग के बेसिक में दोस्तों मैंने आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जानकारी दी थी, उसकी पूरी ज्योमेट्री बताई थी, उसका टूल सिग्नेचर बताया था। ठीक है दोस्तों, और आपको याद होगा उसका टूल सिग्नेचर हमने किया था अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं टूल सिग्नेचर क्या था। शुरुआत में दो रेक एंगल्स थे, पहले बैक रेक एंगल, फिर साइड रेक एंगल, फिर तीसरे और चौथे नंबर पे हमारे पास रिलीफ एंगल्स थे, क्लियरेंस एंगल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या था एंड रिलीफ एंगल, फिर क्या था साइड रिलीफ एंगल, और फिर पांचवें और छठे नंबर पे टूल की नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या था दोस्तों, कटिंग एजेस के एंगल थे, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में सेवेंथ नंबर पे दोस्तों क्या था, नोज रेडियस। ठीक है, और नोज रेडियस के बारे में दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि यदि हमारा टूल पुराना हो तो नोज रेडियस कैसा होगा, नया हो तो नोज रेडियस कैसा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स की जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमारे सेमेस्टर के कोर्स में है। राइट, ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स। तो देखो दोस्तों, बहुत अलग अलग वैरायटी के कटिंग टूल्स होते हैं, और इन कटिंग टूल्स को आपको पता है कटिंग टूल्स को किस लिए यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं मशीनिंग पर्पस के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या हर जगह सेम टाइप ऑफ टूल काम करता है? ऑब्वियसली नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यदि मेरे को किसी बॉडी पे थ्रेड बनाने हैं तो वहां अलग टूल काम करेगा, और यदि मेरे को किसी बॉडी का ऊपर का परत छीलना है तो दोस्तों वहां पर अलग तरीके का टूल काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 7 टाइप्स में, 7 डिफरेंट टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं किसको, आपके कटिंग टूल्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं देखना। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कटिंग टूल, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ कटिंग, मतलब अलग अलग तरह की कटिंग के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन थोड़ा बाद में, फिलहाल के लिए देख लेते हैं किस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला कटिंग टूल के शेप के बिहाफ पर, फिर कटिंग टूल के टाइप के बिहाफ पर, फिर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके का ऑपरेशन करना है, जैसे टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, नर्लिंग करना है, क्लियर दोस्तों, ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, टैपिंग करनी है, किस तरीके का ऑपरेशन आपको करना है, तो उस हिसाब से भी कटिंग टूल को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ द कटिंग टूल। कटिंग टूल का मटेरियल क्या है दोस्तों, याद कीजिए मशीनिंग के बेसिक में जब हम टूल लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि टूल लाइफ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? टेलर नाम के साइंटिस्ट ने। और उन्होंने क्या बताया था दोस्तों कि आपकी टूल लाइफ का जो उन्होंने इक्वेशन दिया था, V(T)n इज इक्वल टू कैपिटल C। वहां पर दोस्तों n क्या था, याद कीजिए, n आप हमारा टूल लाइफ एक्सपोनेंट था। क्या था मेरे दोस्त? टूल लाइफ एक्सपोनेंट। तो मेरे को दोस्तों एक बात बताइए, n किन किन चीजों पे डिपेंड करता था? ऑब्वियसली n डिपेंड करता था टूल के मटेरियल पे। तो दोस्तों वहां हमने क्या देखा था, कौन कौन से अलग अलग वैरायटी के मटेरियल थे हमारे पास? HSS, हाई स्पीड स्टील, फिर हमने देखा था कास्ट एलॉय। ठीक है दोस्तों, कास्ट एलॉय, उसे हम स्टेलाइट भी बोलते हैं, हम देखेंगे इसके अंदर उसे थोड़ा डिटेल में। उसके बाद हमने देखा था कार्बाइड टूल्स थे हमारे पास, उसके बाद सिरामिक टूल्स थे हमारे पास। तो दोस्तों इस तरीके से मटेरियल के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन वन टूल, नंबर ऑफ कटिंग एजेस। दोस्तों यहां पर टूल की जगह पर इसे कर लिया जाए एजेस, नंबर ऑफ कटिंग एजेस, कितने कटिंग एज हैं। आपको दोस्तों याद होगा हमने मशीनिंग के बेसिक में क्या पढ़ा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों हमारे पास मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी होते हैं, जैसे हमारे पास मिलिंग कटर। दोस्तों आपने मिलिंग कटर देखा होगा, मिलिंग कटर एक चक्र की तरह होता है और इसके यहां पर कटिंग एजेस निकले होते हैं, इस तरफ कटिंग एजेस निकले होते हैं। क्लियर है दोस्तों, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, दिल पे ना ले। इस तरीके से आपने देखा होगा मिलिंग कटर के चारों ओर चक्र की तरह होता है। चक्र देखा है ना आपने, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आपने लोगों ने देखा होगा। तो उस तरीके का ही ये क्या है, मिलिंग कटर होता है। इसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं, इस तरीके से कटिंग ब्लेड्स लगी हुई होती हैं दोस्तों। क्लियर। और ऐसे ही मल्टी पॉइंट कटिंग में और क्या आता है दोस्तों, ब्रोच आता है, ब्रोच। आपने ब्रोच देखा होगा, और फिर आपने ग्राइंडिंग व्हील देखी होगी मेरे दोस्त, ग्राइंडिंग व्हील है ना, ग्राइंडिंग व्हील में भी बहुत सारी कटिंग एजेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी होता है।
इसी तरीके से हमारे पास एक 2 पॉइंट कटिंग टूल भी है मेरे दोस्त, 2 पॉइंट कटिंग टूल। इस 2 पॉइंट कटिंग टूल का क्या नाम है मेरे मित्रों? इसका नाम है ड्रिल। क्या नाम है दोस्तों? ड्रिल नाम है। तो ड्रिलिंग टूल या ड्रिल भी हमारा क्या है? एक 2 पॉइंट कटिंग टूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने ये बेसिक क्लासिफिकेशन अभी देखा, अभी 2 और बचे हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल मूवमेंट, टूल मूव कैसे कर रहा है उसकी डायरेक्शन के बिहाफ पे भी उसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द टूल, टूल का मोशन कैसा है। तो दोस्तों ये डायरेक्शन ऑफ द टूल मूवमेंट है, मतलब ये बात किसकी है दोस्तों? फीड की बात है। किसकी बात है? फीड। और अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द टूल दोस्तों यहां पर बात है कटिंग मोशन की। तो ये फीड मोशन की बात है, ये कटिंग मोशन की बात है। क्लियर है मेरे दोस्त? फीड मोशन, कटिंग मोशन। क्योंकि आपको पता है फीड क्या होता है? फीड होता है टूल को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ द टूल मूवमेंट, ये जो मेरे दोस्तों देख रहे हैं ना आप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीड मोशन। और दोस्तों मोशन ऑफ द टूल जो है ना, ये कौन सा मोशन होता है दोस्तों? कटिंग मोशन। कौन सा मोशन है ये? कटिंग मोशन। कटिंग मोशन। क्लियर दोस्तों? अब देखो क्या होता है, मेरे को एक बात बताइए छोटी सी। आपको मैंने बताया था कि जो कटिंग होती है ना टूल की, वही डिसाइड करेगा कि फाइनल शेप एंड साइज वर्कपीस का कैसा होगा, है ना। तो जो हमारे पास टूल है उसका जो कटिंग मोशन है वो डिसाइड करेगा कि फाइनल शेप एंड साइज, फाइनल सरफेस फिनिश कैसी होगी। मतलब जो फाइनल सरफेस जनरेट होगी ना मेरे दोस्तों, वो कटिंग मोशन पर डिपेंड करेगी। यदि आप किसी पे कटिंग मोशन स्ट्रेट रखते हैं, स्ट्रेट, तो सपाट सरफेस प्रोड्यूस होगी, फ्लैट सरफेस। इसका मतलब सरफेस की फाइनल ज्योमेट्री इस बात पर डिपेंड करेगी कि कटिंग मोशन टूल का कैसा है। इसका मतलब दोस्तों कटिंग मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कटिंग मोशन को हम लोग जानते हैं जनरेट्रिक्स के नाम से। किस नाम से मेरे दोस्त? जनरेट्रिक्स। कटिंग मोशन को हम लोग जानते हैं जनरेट्रिक्स के नाम से। और दोस्तों फीड मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फीड मोशन को हम लोग जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स के नाम से। फीड मोशन को हम लोग जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स के नाम से, और कटिंग मोशन को हम लोग जानते हैं जनरेट्रिक्स के नाम से। क्योंकि ये जनरेट करता है नई सरफेस पैदा करने में कटिंग मोशन का हाथ है, जबकि दोस्तों हमारे टूल को डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन देने में फीड मोशन का हाथ है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो इस बिहाफ पर हमने 7 क्लासिफिकेशंस देखी। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कटिंग टूल। दोस्तों जो कटिंग टूल का शेप है उस हिसाब से कटिंग टूल को डिफरेंशिएट किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। इसमें देखिए सबसे पहले सॉलिड, मतलब पूरा का पूरा टूल जो होगा ना दोस्तों, पूरा का पूरा टूल वो एक सिंगल बॉडी होगी, मतलब उसके टुकड़े नहीं होंगे। ये एक सिंगल बॉडी होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? सिंगल बॉडी होती है। ये होती है एक सिंगल बॉडी। मतलब दोस्तों इसके कोई पार्ट नहीं होते, नो पार्ट्स, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता, कोई टुकड़ा नहीं होता। मतलब ये टुकड़ों को जोड़कर नहीं बना होता ये टूल, ये एक सिंगल पीस का टूल होता है, सिंगल पीस। क्लियर है मेरे दोस्त? तो सिंगल बॉडी होती है, सिंगल पीस होती है, इसके कोई भी टुकड़े नहीं होते। नेक्स्ट है मेरे दोस्त टूल बिट। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है टूल बिट। उसके बाद हमारे पास टिप्ड टूल। दोस्तों टूल बिट मैं आपको बताता हूं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए कि ये क्या है मेरे दोस्त? टूल होल्डर। ये हमारे पास क्या है दोस्तों? टूल होल्डर है। और इस टूल होल्डर के आगे, इस टूल होल्डर का दूसरा नाम क्या होता है मेरे दोस्त? ऑल्सो नोन एज, इसका और क्या नाम होता है मेरे दोस्त? शैंक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टूल होल्डर का दूसरा नाम होता है शैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टूल होल्डर होता है ना, ये बना होता है अलग मटेरियल का, और इसके आगे ये लगा होता है दोस्तों क्या? टूल बिट। यही है दोस्तों टूल बिट, इसी को हम लोग बोलते हैं टूल बिट। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यही टूल बिट है। ये टूल बिट है, मतलब एक्चुअल जो टूल है ना दोस्तों यही है, लेकिन क्योंकि ये इतना छोटा होता है तो ऐसा लगता है एक छोटा सा पार्ट आगे लगा हुआ है। यही काम करता है, टर्निंग जो भी करना होगा इसी से होगा। ये तो दोस्तों सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए होता है।
और आप होल्ड किस चीज से करेंगे, या तो आप नट बोल्ट की मदद लेंगे, या फिर आप क्लैंप की मदद लेंगे, या फिर इसे वेल्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होल्डर में या तो ये वेल्ड होके आएगा, या फिर इसे आप क्लैंप के द्वारा पकड़ेंगे, या फिर नट एंड बोल्ट द्वारा इसे टाइट किया जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये टूल होल्डर किस चीज का बना होता है, ये टूल होल्डर जो है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शैंक भी बोलते हैं, ये यूजुअली किसका होता है मेरे दोस्त, यूजुअली ऑफ डक्टाइल मटेरियल, यूजुअली ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो मेरे दोस्तों ये आम तौर पे किस मटेरियल का बना होता है, ये आम तौर पे डक्टाइल मटेरियल का होता है। किसका होता है, डक्टाइल मटेरियल का। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टिप्ड टूल। दोस्तों टिप्ड टूल मैं आपको बताऊंगा जब हम डायग्राम से आपको टिप्ड टूल समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों पॉइंटेड टूल। पॉइंटेड टूल होता है दोस्तों एकदम शार्प टूल, उसे बोलते हैं पॉइंटेड टूल। ये ज्यादातर डायमंड के केस में देखा गया है। दोस्तों आपने हीरा देखा होगा, और आपने हीरा जब देखा होगा ध्यान से देखना, हीरे में क्या होती है, चमक होती है कुछ इस तरीके से। आपने यदि सच में हीरा देखा है तो कुछ इस तरीके की चमक देखी होगी आपने, इस तरीके का दोस्तों हीरा होता है, हाँ इस तरीके का, ये होता है पॉइंटेड एंड। तो दोस्तों ये जो हीरा होता है ना, तो हमारे पास भी एक तरीके का हीरा है जिसे हम कटिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हीरा क्या होता है, डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। दोस्तों डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अभी तक अर्थ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस यदि कोई है तो वो डायमंड है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि मेरे को कोई ऐसी बॉडी छीलनी है जहां पर आपका नॉर्मल टूल नहीं छील पा रहा, टूट जा रहा है बार बार, क्यों, क्योंकि आपके वर्कपीस के अंदर जो मटेरियल है ना वो इतना हार्ड है मेरे दोस्त कि आपका नॉर्मल टूल उस हार्ड मटेरियल को छील नहीं पा रहा। समझे भाई, उससे भी ज्यादा हार्ड मटेरियल होना चाहिए टूल का। आपके वर्कपीस के अंदर जो हार्ड मटेरियल है उससे भी ज्यादा हार्ड मटेरियल होना चाहिए आपके टूल का, तभी आपका वर्कपीस आसानी से छिल पाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। इसका मतलब यह हुआ कि डायमंड का यदि सर मैं इस्तेमाल कर लूं कटिंग इंडस्ट्री में, जो कि होता है लेकिन लिमिटेड यूज होता है मेरे दोस्त, डायमंड को इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बाकी टूल मटेरियल्स का काम ना हो पा रहा हो, बाकी टूल मटेरियल्स इस कदर सक्षम ना हो कि वो आराम से छील सकें वर्कपीस को, तब इन्हें बुलाया जाएगा। और ये अपने पॉइंटेड टूल की मदद से, ये पॉइंटेड होते हैं मेरे दोस्त, एकदम शार्प होते हैं, पॉइंटेड, इसकी मदद से ये आसानी से उन चीजों को छील देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना नेक्स्ट, ग्रेन साइज। दोस्तों इसका यूज कहां होता है, ग्रेन, आपको पता है ग्रेन छोटे छोटे बट नुकीले टुकड़े होते हैं। ग्रेन क्या होते हैं मेरे दोस्त, ग्रेन्स, इन्हें दोस्तों हम एब्रेसिव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्रेसिव्स। कहां यूज होते हैं दोस्तों, ये यूज होते हैं ग्राइंडिंग में यूज होते हैं। और कहां यूज होते हैं मेरे दोस्त, ये होनिंग में यूज होते हैं। और कहां यूज होते हैं मेरे दोस्त, ये लैपिंग में यूज होते हैं। क्लियर। ये बफिंग में यूज होते हैं, ये पॉलिशिंग में यूज होते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है, तो दोस्तों देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये चार प्रोसेस कहलाते हैं सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस। ये हैं दोस्तों सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस, जबकि ग्राइंडिंग क्या है मेरे दोस्त, ये है फिनिशिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग कौन सा ऑपरेशन है, फिनिशिंग ऑपरेशन। इसे हम बाद में देखेंगे जब हम अलग अलग ऑपरेशंस पढ़ेंगे मशीनिंग के। तो फिनिशिंग ऑपरेशन ये सब क्या है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस। दोस्तों इन सब में ही किसका यूज होता है, एब्रेसिव्स। दोस्तों एब्रेसिव्स क्या होते हैं, ये होते हैं पॉइंटेड एंड इर्रेगुलर शेप। दोस्तों ये पॉइंटेड होते हैं और क्या होते हैं, इर्रेगुलर शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं मेरे दोस्त, है ना। कोई फिक्स शेप नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके का शेप होगा इसका, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बट नोकीले टुकड़े होते हैं और उबड़ खबड़ होते हैं, ठीक है। जैसे कंकड़ होता है ना, कंकड़ आपने देखा होगा, कंकड़ क्या होते हैं,
उबड़ खबड़ होते हैं, लेकिन कंकड़ नुकीले भी होते हैं दोस्तों। यदि कंकड़ को आप किसी भी कंकड़ को ध्यान से देखो, हर कंकड़ नुकीला हो ये वह जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंकड़ जो होते हैं जो घर बनाने में यूज होते हैं, जिसे गिट्टी भी बोलते हैं कई जगहों पे, वो नुकीले होते हैं दोस्त। ठीक है, तो उसी तरीके से एब्रेसिव क्या उबड़ खबड़ है लेकिन नुकीले होते हैं ज्यादातर, और इसे नुकीलेपन का फायदा उठा के दोस्तों मैं किस में यूज करता हूं, मैं उसे ग्रेन मतलब एब्रेसिव को किस फॉर्म में यूज करता हूं, टूल के फॉर्म में यूज करता हूं, कटिंग टूल के फॉर्म में। क्लियर? तो दोस्तों ग्राइंडिंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन है और ये चारों क्या है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। इन सभी में यूज होता है किसका, इन सभी में यूज होता है ग्रेन साइज का इन द फॉर्म ऑफ एब्रेसिव। तो इसका मतलब दोस्तों हमने पहली क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली, क्या, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कटिंग टूल। ठीक है, तो उसमें हमने अलग अलग शेप के हिसाब से कटिंग टूल को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसके डिटेल में यहाँ पर डिटेल बातें लिखी गई हैं आपके लिहाज से, ताकि आपके एग्जाम में लिखने में आपकी मदद हो जाए। सॉलिड, जनरली दिस टाइप इज यूज्ड इन टर्निंग ऑपरेशंस। हमने बोला था टर्निंग यदि करनी है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉलिड भी यूज कर सकते हैं, और टर्निंग में आप टूल बिट का भी यूज कर सकते हैं, टूल बिट का। ठीक है, नेक्स्ट टूल बिट आ गया, टूल बिट इट इज अ नॉन रोटी। यहां पर देखिए, यहां पर भी टूल नहीं घूमता, यहां पर भी टूल नहीं घूमता, टूल में कोई भी रोटेशन नहीं होगी, याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर भी टूल नहीं घूमेगा, यहां पर भी टूल नहीं घूमेगा। और आपको पता है टूल कहां नहीं घूमेगा, जहां पर टूल सिर्फ आगे बढ़े या पीछे आए या फिर एक जगह पर बैठे रहे, इन्हीं ऑपरेशंस में ऐसा हो सकता है। तो टर्निंग इसका भी बेस्ट एग्जांपल है। साथ में इधर शेपिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं आप, शेपिंग ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं, प्लानिंग में। क्यों दोस्तों, शेपिंग और प्लानिंग में क्या होता है, फ्लैट सरफेस बनानी होती है। क्या, फ्लैट सरफेस। तो जहां पर भी दोस्तों हमें फ्लैट सरफेस बनानी होगी वहां पर भी आप टूल बिट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादातर केसेस में शेपिंग, प्लानिंग और टर्निंग वगैरह में टूल बिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, इट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। टूल बिट मैंने आपको बता दिया छोटा सा टुकड़ा होता है, तो सिंगल पॉइंट ही है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल इसका बता दिया गया, लेथ में टर्निंग का टूल हो गया है ना, और साथ में आपको ये भी बता दिया शेपिंग में भी यूज होता है, प्लानिंग में भी यूज होता है। ठीक है ना दोस्तों। टूल बिट को ना इंसर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इस बात को कि टूल बिट को हम इंसर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इंसर्ट्स। ठीक है मेरे दोस्त, इंसर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दोस्तों इंसर्ट्स होते हैं ना, ये जो इंसर्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर HSS के होते हैं। यदि बात करें पॉजिटिव रेक एंगल वाले टूल की, पॉजिटिव रेक, तो दोस्तों जहां पर रेक एंगल टूल का पॉजिटिव होगा वहां पर हाई स्पीड स्टील का यूज करेंगे इस टूल बिट में, है ना, इस टूल बिट को बनाने में। और यदि ये कार्बाइड और सिरामिक का टूल है, इसका मतलब समझ लीजिएगा मेरे दोस्त, चांस यही है कि ये नेगेटिव रेक एंगल का टूल होगा, नेगेटिव रेक एंगल का टूल होगा। इसका मतलब जब रेक एंगल नेगेटिव होगा मेरे दोस्त, है ना, तो उस केस में कार्बाइड और सिरामिक का टूल यूज होता है, लेकिन किस फॉर्म में, टूल बिट के फॉर्म में मेरे दोस्त। किस फॉर्म में, टूल बिट के फॉर्म में यूज होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, तो अब देखिए दोस्तों यहां पर लिख दिया गया है, इसको होल्डर में फिक्स कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था होल्डर बोले तो टूल होल्डर को शैंक भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, शैंक। ठीक है, एंड कास्ट नॉन फेरस स्टेलाइट कोबाल्ट एटसेट्रा। तो ये भी इन कुछ ये मटेरियल है दोस्तों, ये मटेरियल होता है ज्यादातर टूल बिट का। तो अभी मैंने बोला ना कार्बाइड, सेरामिक, तो ये भी एक मटेरियल है। ठीक है, सैटेलाइट नहीं है दोस्तों, स्टेलाइट बोलते हैं इसे। तो स्टेलाइट कोबाल्ट, कास्ट नॉन फेरस स्टेलाइट कोबाल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टिप्ड टूल। दिस कटिंग टूल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। दोस्तों यहां हमने क्या बोला, ये अलग अलग मटेरियल्स से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो इट मींस द बॉडी ऑफ द टूल। देखो जो टूल की बॉडी होती है दोस्तों वो अलग मटेरियल की बनी होती है, और जो कटिंग पोर्शन होता है, देखो टूल की बॉडी अलग मटेरियल से बनी है और जो कटिंग पोर्शन है वो किसी और मटेरियल से बना है। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन किस चीज से किया जाता है, देखो या तो वेल्डिंग से या फिर क्लैंपिंग से। ठीक है, ये काफी हद तक मैच करता है दोस्तों टूल बिट से, लेकिन टूल बिट में टूल का पोर्शन बहुत छोटा होता है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है होल्डर है उसे हम शैंक बोलते हैं। ठीक है, वो टूल के मटेरियल से अलग होता है। किसका होता है, यूजुअली डक्टाइल मटेरियल का होता है। ठीक है, इस केस में भी
ऑलमोस्ट वही है, लेकिन यहां पर दोस्तों टूल थोड़ा बड़ा होता है। यहां जो टूल है ना, टूल बिट जिसे हम बोलते हैं, टूल का मेन पार्ट क्या है, टूल बिट, यहां ये बहुत छोटा होता है, जबकि यहां पर टूल अच्छा खासा बड़ा होता है और उस टूल के साथ फिर उसका होल्डर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों यहां टूल बड़ा होता है जबकि यहां टूल छोटा होता है। यहां पर ये देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, याद करो मशीनिंग के बेसिक में हमने क्या पढ़ा था, ये सॉलिड टूल का ये है टूल, और ये टूल का क्या है मेरे दोस्त, होल्डर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम शैंक बोलते हैं। यही हमारा क्या है दोस्तों, शैंक है। ये हमारा है शैंक, शैंक, इसी को हम शैंक बोलते हैं। ये क्या है, हमारा टूल है। ये हमारा क्या है, टूल है। और आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट था टूल का, इसे हम क्या बोलते थे मेरे दोस्त, इसे हम बोलते थे फेस। क्या बोलते थे, फेस ऑफ द टूल, फेस ऑफ द टूल, या फिर रेक सरफेस ऑफ द टूल। तो ये जो रेक सरफेस है, इस पे होने वाला वियर कौन सा वियर था दोस्तों, याद करो, क्रेटर वियर। बहुत अच्छे। ये कौन सा फ्लैंक था, ये साइड फ्लैंक था मेरे दोस्त। ये कौन सा फ्लैंक था, ये वाला, ये एंड फ्लैंक था मेरे दोस्त, एंड फ्लैंक। तो यहां पर यदि दोनों जगह किसी भी जगह वियर हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्लैंक वियर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका नॉर्मल टूल, सिंगल टूल इसे बोलते हैं दोस्तों, है ना, सॉलिड टूल है ये। इसके बाद टिप्ड टूल देखो, टिप्ड टूल में क्या है, टिप्ड टूल में देखो ये भी वही है, शैंक है, ठीक है। और लेकिन ये दोस्तों ये पूरा ही टूल था, ये सिंपल पूरा ही टूल था, ठीक है, सॉलिड पीस है ये। टिप्ड टूल में क्या होता है दोस्तों, एक किसी कोने पर टूल का मेन पोर्शन लगा दिया जाता है। लेकिन टूल बिट में देखो दोस्तों क्या है, टूल बिट में ये जो पोर्शन आप दिख रहा है ना, ये सिर्फ ये टूल है, छोटा सा, मतलब अलग से ना नट बोल्ट से कहीं जोड़ देते हैं बाहर से, है ना, छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, इसे बोलते हैं टूल बिट। ठीक है, जबकि टिप्ड टूल में क्या है, कहीं कोने पर, टूल के किसी कोने वाले भाग पर बहुत ही ज्यादा शार्प एज दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये डायमंड टूल में देखो, डायमंड पॉइंटेड टूल होता है, ये देख रहे हो कितना नुकीला होता है, इसकी चोंच कितनी ज्यादा नुकीली है ना, इस चोंच से ये काम कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये एब्रेसिव टाइप टूल है दोस्तों। एब्रेसिव टाइप मतलब ग्रेन टाइप टूल, मैंने आपको क्या बताया, ग्रेन टाइप टूल होता है। तो ग्रेन टाइप टूल कौन से ऑपरेशन में देखा जाता है, फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटेड टूल। नेक्स्ट है पॉइंटेड टूल। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर क्या होते हैं, जो कटिंग एजेस होते हैं, मतलब जिसको छीलना है वो एक्चुअल में क्या है, एक सिंगल लाइन में आ जाएगी कटिंग एज, एक सिंगल लाइन होगी कटिंग एज की, और वो भी बहुत बारीक होगी, जैसे ब्लेड होता है ना मेरे दोस्त, ब्लेड, तो वैसे ही ये पॉइंटेड है। ठीक है, तो डायमंड पॉइंटेड होता है होल्डर पे, कार्बाइड पॉइंटेड भी होता है। तो डायमंड के केस में भी देख सकते हैं आप इस इंडस्ट्री में, कार्बाइड के केस में भी देख सकते हैं। और जो कटिंग एज होती है वो एकदम धारदार सिंगल लाइन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कॉस्टली भी होते हैं दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है, और इनका जो मटेरियल है वो भी बड़ा महंगा है, चक्कर ये है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेन साइज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं माय डियर, क्योंकि एक एब्रेसिव एक किसकी तरह काम कर रहा है, एक टूल की तरह काम कर रहा है भाई। एक एब्रेसिव जो नुकीला है, उबड़ खबड़ है, छोटा सा, वो टूल की तरह, और ऐसे ना जाने कितने ही एब्रेसिव्स लगे होते हैं कटिंग करने में। जैसे ग्राइंडिंग व्हील में, ग्राइंडिंग व्हील किससे बनता है, एब्रेसिव से बनता है। तो दोस्तों जब ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव से बनता है तो सारे एब्रेसिव जो सबके सब नुकीले हैं, सब मिलकर फिनिशिंग करने में लगे होते हैं। इसका मतलब मेरे दोस्तों कटिंग में क्या इन्वॉल्व है, एक नहीं कई एब्रेसिव्स इन्वॉल्व हैं। तो याद रखना ये एक सिंगल कभी काम नहीं करते। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत सारे लगे हुए हैं तो ये ज्यादा मटेरियल निकाल पाते हैं एक गिवन समय में, मतलब इनका जो MRR है, मटेरियल रिमूवल रेट, एक दिए गए समय में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जितना मटेरियल निकालेगा उससे काफी ज्यादा मटेरियल ये लोग निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एक सिंगल एब्रेसिव इन्वॉल्व नहीं है, कई एब्रेसिव एक साथ इन्वॉल्व है। क्लियर, चलिए मेरे दोस्त एग्जाम्पल हमने देख लिया है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील्स में ये यूज होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ कटिंग। ठीक है, इस बिहाफ पे दो टाइप की है दोस्तों, ये दोनों टाइप की क्लासिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मशीनिंग के बेसिक में। पहला ऑर्थोगोनल और दूसरा ऑब्लिक। ठीक है, ऑर्थोगोनल में मैं आपको बता चुका हूं कि जो कटिंग टूल का मोशन होता है, कटिंग टूल जिस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है क्या, कटिंग टूल की एजेस। ठीक है, तो जो कटिंग एज होती है, याद है ना दोस्त, वो फिगर आपको मशीनिंग के शुरुआत में याद ना हो तो एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए। जो कटिंग एज होती है वो
परपेंडिकुलर होती है, जो मूवमेंट होती है, जो डायरेक्शन होती है किसकी, चलने की। तो इस तरीके से दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कटिंग टूल है, तो ये मेरी क्या हो गई, कटिंग एज हो गई, और मैं इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा हूं। तो जरा देखो डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन मेरे कटिंग करने की, इस डायरेक्शन में, जबकि कटिंग एज की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो कटिंग एज की डायरेक्शन है आपकी एक्स एक्सिस, जबकि जो आपका मूवमेंट ऑफ द टूल है, फीड है टूल की, वो क्या है, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। तो कटिंग एज है इस डायरेक्शन में ऐसी, और जो मूवमेंट है मेरी वो है ऐसी, तो ये दोनों क्या हुए एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। लेकिन दोस्तों जो ऑब्लिक कटिंग होती है, जो ऑब्लिक कटिंग होती है दोस्तों, इसमें आपको पता है क्या बनता है, 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बन सकता है। ज्यादातर केस में कैसा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बनता है। याद कीजिए जब मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो कटिंग एज है और जो डायरेक्शन है कटिंग की, इन दोनों के बीच 90 डिग्री छोड़कर, क्योंकि 90 डिग्री तो किसमें आ गया, ऑर्थोगोनल, ऑर्थो का मतलब ही होता है 90 डिग्री पे, तो उसको छोड़कर कोई भी एंगल ले सकता है। अत्यधिक केसों में एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल होता है दोनों के बीच। मैंने आपको फिगर भी दिखाया था, प्लीज जाके एक बार रिवाइज कीजिए।